हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम सभी ने 4 फरवरी से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी जीडी में, उन सभी शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी वीडियो देख लीजिए, ताकि आप सभी की आगामी परीक्षा में आप सभी अच्छे स्कोर जीके जीएस में कर सकें। और जिन भाइयों का आज पेपर हुआ है वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं कि हमारा कितना जीके जीएस में क्वेश्चन सही हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता ही दें कि जो जीके जीएस के क्वेश्चन है बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फैक क्वेश्चन इसमें नहीं लिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आया था। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? श्रीमती प्रीति सूदन। श्रीमती प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि एक वीडियो मैंने 5 से 10 मिनट का बनाया है, जिसमें वर्तमान में कौन क्या है यह पूरा टॉपिक कवर कराया है। आप वह वीडियो देख लें ताकि एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ 4 फरवरी से लेकर लगातार अक्सर एक ना एक शिफ्ट में यह ज़रूर पूछा जा रहा है वर्तमान में कौन क्या है, तो इसे आप देख कर जाइएगा। चलिए इनके बारे में और देख लें। श्रीमती प्रीति सूदन जो है 1 अगस्त 2024 को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले यूपीएससी अध्यक्षों की सूची अगर देखें तो ये सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप सभी इतना याद कर लें कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती प्रीति सूदन है। आगे देखते हैं। 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप सभी को जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे बताने जा रहा हूँ कि 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी। तो खिलाफत समिति, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था, जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन था के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1919 में बम्बई में किया गया था। तो 1919 में किसका गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति या फिर भारतीय मुस्लिम आंदोलन की स्थापना की गई थी। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा मंच पर लाया, जो असहयोग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी बना। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या फिर भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। तो पेरेंट्स, आप सभी को बता दें कि जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ज़रूर पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी ज़रूर इसे पढ़ कर जाइएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अधिकतर तो यह पूछा जा रहा है कि जैसे भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असमिया शास्त्रीय किस राज्य का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी इसे ज़रूर याद कर जाइएगा। बता दें आप सभी को, जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथकली जो है और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, सत्रिय कहाँ का है, असम का। इस प्रकार आप सभी को भी याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के गलत ना हो। चलिए, भारतनाट्यम से रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उसे भी देख लें। भारतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में मंदिरों में हुई थी। इसे देवदासियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भारतनाट्यम का अन्य नाम क्या है, तो दासियट्टम में इसे कहते हैं। भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इस नृत्य को फिर से स्थापित किया था। कला और संस्कृति विश्वविद्यालय केरल में भारतनाट्यम सिखाने वाले छात्रों ने कला मंडन शैली भी विकसित की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो 1951 से लेकर 1991 के बीच भारत में 8 पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई थी या लागू की गई थी, जो इस प्रकार हैं। आप सभी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं।
अगर बात कर लें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी, दूसरी जो है वो 1956 से 1961, तीसरी जो है 1961 से 1966, चौथी जो है 1969 से 1974। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साल का गैप बीच में आ गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है, किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच 3 साल का गैप हुआ था? तो तीसरी और चौथी के बीच। उसके बाद देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। एक क्वेश्चन दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था। इसके बारे में और देख लें, सिक्किम की आबादी जो थी 11 में भारत की कुल जनसंख्या में सिक्किम का योगदान जो है 0.05% था। साल 2011 की जनगणना में जुड़ी जो बातें और देख लें, 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है नागालैंड की जनसंख्या में गिरावट आई थी। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। उसके बाद लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा लिंगानुपात सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो आपसे दमन और दीव आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस राज्य में गिरावट आई थी जनसंख्या में? तो नागालैंड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं करता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं कार्यपालिका के हिस्सा नहीं होते हैं। इनसे रिलेटेड जो और पॉइंट बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रमुख होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक सीधे या अपने अधीन जो इनके अंडर अधिकारी होते हैं उनके जरिए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। जिस देश में राष्ट्रपति होता है वह अध्यात्मक कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री होता है वह संसदीय कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं, 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का चौथे नंबर का स्थान था। कौन सा था? चौथे नंबर का। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। कितने? 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक शामिल थे। साल 2022 में एशियाई खेल चीन के होंगसो में आयोजित किए गए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए थे। आगे देखते हैं, भारत ने एक दिन में 15 पदक जीते थे। भारत ने 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने महाद्वीपीय मल्टी स्पोर्ट योजना में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। भारत ने महिला कबड्डी टीम के जरिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई गेमों का मेजबानी किया है? तो 2 बार। कब? 1951 में पहली बार और दूसरी बार जो 1982 में की थी। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें भांगड़ा नागल बांध भी बनाया गया था, ये भी आप सभी को पता है, सतलज नदी पर। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो मजलिस ए अहरार ए इस्लाम जो है इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की गठन का वर्णन किया गया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद 40 में किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा
कौन राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो सैन्य शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सैन्य, अगर बात कर लें कि जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इन सब के पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे देखते हैं डीपीएसपी का वर्णन, डीपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। अब बात कर लें अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। बता दें फ्रेंड्स, डीपीएसपी से लगातार आप सभी के अक्सर हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा। आगे देखते हैं किस भारतीय नर्तक ने, नृत्य ने नहीं, यहाँ पर नर्तक होगा, किस भारतीय नर्तक ने 6 मई 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर क्या है? तपन कुमार पटनायक ने। किसने? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? तो ज्यामितीय डिजाइन की जाती थी। कैसी? ज्यामितीय डिजाइन। इसमें मछली, पशु और मानव का चित्र भी बनाया जाता था। आगे देखते हैं हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो बात कर लें हल्दा त्यौहार, तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। नेक्स्ट, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो तरु कहते हैं उसे, पेड़ भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं वृक्ष को। उसके बाद हिंदी में दूसरा क्वेश्चन आया था कि कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोयल का पर्यायवाची जो है कोकिला होता है, काकपाली होता है, सारिका होता है, ये कोयल के पर्यायवाची होता है। और बता दें आप सभी को गद्यांश से दोस्तों, आप सभी के जो पेपर हुआ था उसमें गद्यांश से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 5। और रचनाओं से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? रचनाओं से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पर्यायवाची से 1 या 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही यह भी बताएं कि आप सभी का पेपर कब है, ताकि आप सभी के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।